अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई सिलेबस हमने सारा कवर कर लिया। कुछ हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ 50 मार्क्स की केस स्टडी, कुछ 25 मार्क्स के क्वेश्चन हमने BPP किट से कवर कर लिए। कुछ हमने अपने नोट्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कवर कर लिए, एक अप्रोच अडॉप्ट करने के लिए कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को हमने कैसे डील करना है। थोड़ा लर्न कर लिया हमने कि कितने मार्क्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने पॉइंट बनाने हैं। तो अब हम आगे अपनी फाइनल स्टेज पे, जहाँ पे अब हम कवर करेंगे केस स्टडीज। मेन एग्जाम पेपर किस टाइप का होगा, 100 मार्क्स की केस स्टडी, 4 आवर्स का पेपर, वो हमने कैसे टैकल करना है, तो उसकी प्रैक्टिस की तरफ हम जा रहे हैं। और प्रैक्टिस में हमारे पास जो पहली केस स्टडी हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ACCA ने जब ये पेपर इंट्रोड्यूस करवाया था SBL, तो 3 स्पेसिमन पेपर दिए थे, एक स्पेसिमन 1, एक स्पेसिमन 2, एक स्पेसिमन 3। क्या करेंगे हम, वो तीनों स्पेसिमन पेपर जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सितंबर 2018 में जो इन स्पेसिमन पेपर के बाद अटेम्प्ट आई थी वो कैसी थी, आइदर स्टूडेंट टैकल कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्पेसिमन पेपर 1 जो है SBL का वो हम कवर करेंगे, ताकि आप देख सकें कि कैसे एक केस स्टडी को हमने डील करना है। अगर देखा जाए तो क्या कहा है जी, उसने 4 आवर्स आपके पास हैं, 100 मार्क्स हैं, और 100 मार्क्स के अंदर कुछ जो है वो प्रोफेशनल मार्क्स भी इंक्लूडेड हैं। कितने प्रोफेशनल मार्क्स हैं, नॉर्मली पूरे पेपर में आउट ऑफ 100 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, जो हर पार्ट के साथ 2-2, 3-3, 4-4 इस तरह से गिवन होंगे, जो हमें साथ साथ कवर करने हैं। सो मूव होते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास केस स्टडी। जी, सो क्या है हमारे पास केस स्टडी में, अगर देखा जाए तो स्टार्ट से हमने केस स्टडी रीड करनी है और हमने मूव होना है टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट 1 ऑफ द पेपर। रिक्वायरमेंट 1 हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट 1 के बाद हम पूरी केस स्टडी को रीड करेंगे। पूरी केस स्टडी रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट 1 को अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनको अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे। सो पहले हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट 1 रीड करनी है, केस स्टडी स्टार्ट से रीड करनी है रिक्वायरमेंट 1 की तरफ। रिक्वायरमेंट 1 रीड करके फिर हमने पूरी केस स्टडी रीड करनी है, जो हमारे पास रीडिंग टाइम है 1 आवर उसके अंदर। और फिर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट 1 को अटेम्प्ट करना है और फिर देखेंगे अटेम्प्ट करके बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको बारी बारी डील करेंगे। कभी भी सारी रिक्वायरमेंट हमने केस स्टडी पूरी रीड करने से पहले रीड आउट नहीं करनी। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं, दिमाग के अंदर अब खिचड़ी चल रही होती है, सारी रिक्वायरमेंट और केस स्टडी रीड कर रहे होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट का डाटा आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। नहीं, उस तरह कोई भी रिक्वायरमेंट को आप अच्छी तरह से इफेक्टिवली जो है वो डील नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दिमाग एक है, तो एक रिक्वायरमेंट रीड करके उससे रिलेटेड केस स्टडी रीड करें, उससे रिलेटेड डाटा आइडेंटिफाई करें, वो रिक्वायरमेंट पहले अटेम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे। सो क्या है जी, वो कहते हैं जी यू आर हुई लुई, आपका नाम क्या है, हुई लुई, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप कोई आम आदमी नहीं हो, आपका नाम क्या है, हुई लुई, और आप कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, लीडिंग अ स्मॉल टीम विच हैज बीन कमीशन टू प्रिपेयर अ कंसल्टेंसी रिपोर्ट फॉर द डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज DCS कंपनी। तो कंपनी का नाम उसने बता दिया क्या है, DCS। डायरेक्टर्स टू हेल्प देम प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 years। और आप क्या करने जा रहे हो, कोई कंसल्टेंसी रिपोर्ट प्रिपेयर करने जा रहे हो DCS कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, ताकि अपनी नेक्स्ट 3 years की प्लानिंग कर सके। DCS company has 2 product areas. The largest area is the manufacture of data communications components, which it mainly sells to original equipment manufacturers. The other smaller and less developed area is based on supply and support contract for specialist IT management network system. ये 2 एरियाज में ऑपरेट कर रही है कंपनी, किस चीज में, एक इक्विपमेंट में डील कर रही है, क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स में डील कर रही है, और दूसरा डील कर रही है किस में, सप्लाई एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिस्टम, सिस्टम में ऑपरेट कर रही है, mainly to domestic medium-sized enterprises. You are a qualified accountant and your colleague are Danny Lehman, a company researcher, and Freddie Latham, who is a part qualified finance professional.
You and your team have collected and analyzed the following information about DCS company to help you prepare the consultancy report. लेकिन आप एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो और आपके साथ जो है वो आपका एक कोलीग है डैनी लेमन जो कंपनी का रिसर्चर है, फेडी लिथियम जो कौन है पार्ट क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल्स है, और आप लोगों ने मिलकर कंसल्टेंसी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कंपनी की नेक्स्ट 3 इयर्स प्लानिंग के लिए। हमारे पास कुछ एग्जिबिट्स में डाटा है। एग्जिबिट 1 आ रिपोर्ट ऑन DCS कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस मॉडल, सोर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय डैनी लेमन योर कोलीग। कंपनी का पास्ट डाटा या कंपनी की इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डाटा और बिजनेस मॉडल जो है प्रिपेयर किया है डैनी लेमन में, वो कहां पर मिलेगा? एग्जिबिट 1 में। Exhibit 2 a transcript from interview which was held between you and Java Peraya, the CEO of DCS company. Exhibit 2 में आपके और CEO के बीच में कोई इंटरव्यू का डाटा है। अल्टीमेटली वहां से भी कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी कंपनी की। Exhibit 3 summary of financial and business performance of DCS company extracted from the integrated report 2012 to 2015 presented to you by the finance director of DCS company। और एग्जिबिट 3 में क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट 2012 से 2015 का डाटा है आपके पास। एंड एग्जिबिट 4 द अक्टूबर बोर्ड रिपोर्ट आर रिसेंट बोर्ड मीटिंग नोट्स विच इंक्लूड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस फेसिंग DCS कंपनी presented to you by the marketing manager of DCS company। And Exhibit 5 an evaluation of the alternative future strategies being considered by the DCS company board, prepared and presented to you by your colleague Freddie Lithium। And Exhibit 6 minutes from the focus group meeting you held with middle management of DCS company। ये कोई 5-6 हमारे पास एग्जिबिट्स में डाटा है जो हमें रीड करना है। The case requirement are included in the task shown below। रिक्वायरमेंट क्या है? From the information you have collected, draft a section of the consultancy report for the directors of DCS company to include the following। तो क्या करना आपने? ड्राफ्ट करना है सेक्शन ऑफ कंसल्टेंसी रिपोर्ट। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम, आप कौन हो? कंसल्टेंट हो। क्या ख्याल है? सब्जेक्ट आ जाएगा क्या? जो भी रिक्वायरमेंट है और डेट, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, उसके बाद आंसर होगा। लेकिन रिक्वायरमेंट 1 है क्या? For 15 good marks। An analysis of the industry and market which DCS company is competing in using an appropriate model। क्या करना है? इंडस्ट्री को एनालाइज करना है। और इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो कैसे एनालाइज करना है? कैसे एनालाइज किया जाता है? थ्रू पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। क्या कहना है? तो पोर्टर 5 फोर्सेस आपने अप्लाई करना है। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए। रिक्वायरमेंट 2 क्या है? हमें नहीं पता, हम पहले केस स्टडी पूरी रीड करेंगे। रिक्वायरमेंट A1 अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको अटेम्प्ट करने की तरफ चलेंगे बार बार। तभी हमने केस स्टडी रीड करते हुए क्या करना है? ऑर्डर 5 फोर्सेस अप्लाई करना है। नीचे देखें तो शायद कोई रिक्वायरमेंट B भी है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो कंपनी की रिक्वायरमेंट C है, D है, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट 2 में A पार्ट है, B पार्ट है, आगे डिफरेंट उसके सब पार्ट्स हैं। फिर एक रिक्वायरमेंट 3 है जिसकी रिक्वायरमेंट A और B है। तो हम चले गए केस स्टडी रीड करने की तरफ। केस स्टडी हम पूरी रीड करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं? पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई करने जा रहे हैं। So Exhibit 1 बैकग्राउंड रिपोर्ट टू द DCS कंपनी। DCS कंपनी की बैकग्राउंड मीन कंपनी की इंफॉर्मेशन। 2 हुई फ्रॉम डैनी लेमन जो आपके कोलीग ने प्रिपेयर की है। सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू है इसके अंदर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डाटा है एंड DCS बिजनेस मॉडल का डाटा है, डेटेड 20 नवंबर 2015। और हमने क्या करना है? पोर्टर 5 फोर्सेस अभी फिलहाल अप्लाई करना है। नोट्स, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू। Data Communication System DCS are publicly listed company on the Small Companies Capitalization Small Cap Index of a national stock exchange. Used to be a privately owned high technology company established in 1997 by computer engineer Java Peraya. Due to a rapid expansion over the following years, DCS needed to source additional capital to fund its future growth and was floated on the National Stock Exchange in 2006.
कंपनी की इंफॉर्मेशन। ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और हमने स्टार्ट में देख लिया दो तरह की चीज़ों में ऑपरेट करती है, कंपोनेंट्स और सिस्टम में। दिस अलाउड जावा Pariah to realize his majority shareholding in the private company. 30% of the flotation was purchased by institutional investor, and DCS also borrowed long-term funds to leverage the newly issued share capital. Before flotation, the company was almost exclusively financed from the founder's share capital, retained earnings and short-term finance. Company क्या है? External environment. DCS has its headquarters in Pyradin, a prosperous developed nation with a stable and well-established political system, and which has a highly developed labor laws, including a national minimum wage and a newly introduced obligatory contribution pension scheme. Quarter 5 forces हमने अप्लाई करना है। गवर्नमेंट वेल एस्टैब्लिश अच्छा सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे लॉज जो हैं वो क्या हैं, हाईली डेवलप्ड हैं, लाइक मिनिमम वेज पेंशन वगैरह देनी है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, बैरियर टू एंट्री है। क्या कहला है, जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस को लो शो करेंगे। The government, like many government worldwide, has invested heavily in a national telecommunication infrastructure, which has led to significant growth in social media, and where virtually 75% of the population are connected to the internet through a range of services, including mobile technology. तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है और 75% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और हम आईटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर तो है, लेकिन ये क्या करेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को हाई शो करते हुए शायद क्रिएट करेगा हमारे लिए क्या, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। क्या क्रिएट करेगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, attractive industry. The government is also proposing a new carbon tax which will affect companies which manufacture and provide IT network services such as data communication components and system. कार्बन टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, तो ये भी क्या है, एज ए बैरियर टू एंट्री जो है वो काम करेगा। क्यों, लॉस रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, तो नए इन्वेस्टर्स हेजिटेट करेंगे टू एंटर इन आवर इंडस्ट्री एंड वी कैन मेंटेन आवर पोजीशन। The electronics and IT industry has recently been identified as a sector with an increasing carbon footprint caused by their applications such as components, cooling devices, complex telecommunication network components, and cloud computing technology. Although DCS company can approximately estimate its total carbon footprints from the manufacture and supply of components from its factory, it has not yet developed a formal system and process to manage its carbon footprints throughout the value chain. तो इन्वायरमेंट की बातें हो रही हैं, जिस वजह से कार्बन टैक्स भी इंक्रीज किया गया है। तो ये क्या है, बैरियर टू एंट्री। क्वार्टर 5 फोर्सेज में अभी हमें 2 पॉइंट मिले। बिजनेस मॉडल, DCS has 2 distinct product service areas: data communication components manufacture and the supply and maintenance of network management system including technical support. तो 2 एरिया में कंपनी ऑपरेट कर रही है, एक कंपोनेंट्स में और एक सिस्टम एंड सपोर्ट में। द DCS एम्प्लॉइज आर अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, फैक्ट्री स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग प्रोडक्ट्स, एंड एन IT सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट टीम। Since the flotation of the company, 60% of production employees in the data communication components factory joined a major trade union. 60% एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन के साथ हैं। क्वार्टर 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सप्लायर पावर, कस्टमर पावर, कंपैटिटिव राइवलरी। तो कहा जा सकता है कि एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के साथ हैं 60%। उस सूरत में सप्लायर बारगेनिंग पावर मीन एम्प्लॉय लेबर बारगेनिंग पावर स्ट्रांग हो सकती है, जो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। क्या ख्याल है, छोड़ दो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो तो अच्छी बात है। सप्लायर में सिर्फ मटेरियल नहीं, हमें लेबर की सप्लाई भी, लेबर बार्गेनिंग पावर भी हमने कहाँ पे डिस्कस करनी है, बार्गेनिंग पावर और सप्लायर में। In 2012, the country suffered an economic downturn which led many companies to postpone technological investment, and by then DCS employed 150 full-time employees. तो इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, तो ये भी क्या है,
बैरियर टू एंट्री जो नए एंट्रेंट्स को स्टॉप करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री एंड वी कैन मेंटेन आर पोजीशन. The main revenue source for DCS is the high volume, low cost data communication components manufacture part of the business, and it has 1% of the total market share, which accounts for approximately 65% of DCS total revenue. तो कंपैरेटिव राइवरी हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है कंपोनेंट्स, उसमें कंपनी के पास मार्केट शेयर कितना है, जस्ट 1%, मीन 99% अदर कंपैरेटर के पास है. और अगर थोड़ा सा कस्टमर और उधर मूव होता है ड्यू टू देयर इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, तो सूरत में पोजीशन हमारी वीक हो सकती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू 65% आउट ऑफ टोटल इसी से जनरेट होता है, जिसमें मार्केट शेयर 1% है. तो कहाँ पे लिखेंगे ये कंपैरेटिव राइवरी में, क्या ख्याल है? DCS mainly sells and supplies a large volume of data communication components to regional equipment manufacturers, 30% of which are based outside Pyradin on a continent which has a single currency which is devaluing against the Pyradin dollar. तो DCS क्या कर रही है, सेल कर रही है, सप्लाइज टू लार्ज वॉल्यूम डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, और कोई 30% आउटसाइड पिराडिन की है, जहां से कोई करेंसी रिस्क भी फेस करना पड़ रहा है. Success in the data communication component sector comes from the economies of scale achieved by producing a high volume of reliable components and keeping low prices. DCS company has achieved this despite producing components in a country where there is significant employment legislation setting minimum wage rate and condition. तो हम ऑलरेडी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में ऊपर बैरियर की बात कर चुके हैं, वेज रेट की. The second product area is much smaller and is based on supply and support contract for specialist IT management network management system, mainly to domestic medium-sized enterprises, which currently yields a relatively higher gross profit margin than the data communication components products. A key aspect of this second product area is the installation and support of big data analytics capabilities along with cloud computing storage, which can be used to replace existing costly IT architectures such as unsophisticated data warehouse to allow business clients to collect and analyze more targeted and timely data about their own customers and purchasing patterns. The big data analytics या cloud computing, ये क्या है, शायद सब्स्टिट्यूट हैं आपकी फ्रॉड्स के. Much of this can be obtained from data held within social and business networking software. तो सब्स्टिट्यूट में इसकी भी बात की जा सकती है कि अगर कस्टमर जो है वो सब्स्टिट्यूट पे मूव होता है तो उससे हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वीक हो सकती है. तो यहाँ से हमें क्या मिला, कोई बैरियर टू एंट्री एक मिला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मिला, एक कंपैरेटिव राइवरी की हमें बात मिली, बैरियर टू एंट्री एक और मिला, और सब्स्टिट्यूट की कुछ बात मिली. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. एग्जिबिट 2. Exhibit 2. Transcript from interview held between you and Java Pariah. Exhibit 1 खत्म हो गई थी, बस इतनी सी ही बात थी. आगे हम चले गए नेक्स्ट ऑन पेज 6. ट्रांसक्रिप्ट एग्जिबिट 2 कि आपके बीच में और कंपनी के CEO के बीच में जो एक इंटरव्यू हुआ उसकी हमारे पास डिटेल है. ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन यू, आप कौन हो, कंसल्टेंट, और जावा पराया, द CEO ऑफ DCS कंपनी. यू: थैंक यू वेरी मच मिस्टर पराया फॉर शोइंग मी अराउंड द ऑफिसेज एंड फैक्ट्री. I found your staff and their comments very interesting. First of all, could I ask you to tell me how you would describe how your company is structured and managed? आपने CEO से पूछा कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है और आप कैसे मैनेज कर रहे हो. जावा: I would describe DCS as fairly highly centralized. I suppose in management speak, we would describe the DCS management structure as a functional bureaucracy. Functional bureaucracy means एक formal structure जहाँ पे rules regulation के accordingly सब कुछ होगा, mean machine organization. We prefer not to allow too much managerial or departmental autonomy.
for their own good, of course, to ensure that they act in best interest of DCS and to avoid irresponsible risk taking, which unfortunately has happened occasionally in the past. इसलिए हमने सारी पावर अथॉरिटी अपने पास रखी हुई है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज ना हो, सब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम करे। ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी वही सब कुछ फॉलो करेंगे। We expect middle managers to respect and respond positively to senior management requests or directives and not to question these unless they are very sure of their facts. This is probably a legacy from the pre-flotation era, where much of the strategic direction was always decided by me and my closest senior directors, most of whom were my family and trusted friends. इन सब कुछ टॉप सीनियर मैनेजमेंट ही डायरेक्शन देती है। Would you mind explaining how your company is directed by describing your corporate governance arrangement to me, please? Yes, I can. Please look at this chart. Java hands you an extract of the organizational chart presented below. CEO, chairman, दोनों कौन है? जावा खुद ही। तो मसला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एक बंदा चेयरमैन सीईओ नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग डायरेक्टर जूल्स डर्बी, प्रोडक्शन आईटी डायरेक्टर टॉनी नॉबरी, फाइनेंस डायरेक्टर टॉश मॉन्डल, एचआर डायरेक्टर ट्रिश हॉपकिंस एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असाफ पायरेली। दिस मीन ये सारे क्या हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और एक ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो बोर्ड शायद बैलेंस भी नहीं है। क्या ख्याल है? क्या देखते हैं? Java since 2006. DCS has been governed by a board of directors with me acting as a CEO and chairman, giving me sufficient control to effectively direct the company and take strongest leadership over the board, encouraging debate and driving the agenda. The board comprises a marketing director, Jules. He was my original sales manager employed by the company, who I have known a long time now. We also have a production and IT director, Tony, who has been with the company for over 10 years. He has a strong background in data communication hardware components. Tosh is our finance director. He joined the company just before the company was listed on the National Stock Exchange. Trish Hopkins is our female HR director, and we also benefit from an independent non-executive member of the board, Asaf Pareli. We were very fortunate to appoint Asaf because he is a very talented businessman and also an executive director of one of our two largest suppliers. This means that he has a really good knowledge of our business and of the data communication industry. तो शायद independent भी नहीं होगा, तो आपके सप्लायर का अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो रिलेशन हो गया, बिजनेस रिलेशन पे। That is really a useful background, Mr. Peraya. So what about standing governance committees which presumably report to the board? Java, we have an audit committee constituted of 3 experienced network engineers who focus on and investigate internal control and quality failures when they arise. To promote more independence, we also have appointed a non-executive director as chairman on this committee, who is a former compliance officer at an airport. Compliance officer at an airport, जबकि ऑडिट कमेटी में सारे शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग होने चाहिए. Whose background is in the air traffic control and aviation regulation, but she is also a telecommunication expert. लेकिन हमें फाइनेंशियल नॉलेज वाले एक्सपर्ट चाहिए होते हैं ऑडिट कमेटी में. What about a risk committee, and do you have nomination or remuneration committee? DCS has no separate board appointed risk, remuneration or nomination committee. मीन ये तीनों कमेटीज हैं ही नहीं, और अगर रिस्क कमेटी नहीं है तो रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही होंगी, रेमुनरेशन इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं हो रही होगी, और अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट नहीं हो रही होंगी. बोर्ड बैलेंस इसी की वजह से शायद नहीं है. All strategic and long-term planning initiatives are initiated and decided upon by the main board, led by myself, and of course our management structure and culture is such that we embed risk management through having that close control over staff that I mentioned to you previously.
As for salary, we strongly believe that all board members should be on a fixed salary to encourage them to take a longer term perspective rather than rewarding them with short term performance related bonuses. मीन बोनस भी नहीं है, मीन रिवॉर्ड पैकेज जो है वो शायद अच्छा डिफाइन नहीं है। यहाँ से हमें शायद कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफ़ी सारे मसले मिले, चेयरमैन CEO एक ही बंदा है, बोर्ड जो है वो बैलेंस नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम है, फिर ऑडिट कमेटी है लेकिन उसके अंदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, फिर रेम्युनरेशन कमेटी नहीं है, नॉमिनेशन कमेटी नहीं है, रिस्क कमेटी नहीं है, और रिवॉर्ड पैकेज भी अच्छा डिफाइन है, बैलेंस नहीं किया जा रहा। क्या चलते हैं, मूव होते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंटरव्यू का ही और पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। जी, as far as recruitment, remuneration and succession planning is concerned, I personally approve and manage all middle to senior staff recruitment and staff promotions. So there is no need for formal induction process for our directors or senior management. This mean ये खुद ही अगर अपॉइंटमेंट कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो यस मैन अपॉइंट कर रहा होगा अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। You, now that you are a listed company, how do you report to and engage with your shareholders, particularly institutional shareholders? Java DCS does not have specialist governance or reporting structure to engage with the shareholders, including institutional shareholders. But of course, we do meet our minimum company law obligation in relation to statutory reporting to shareholders, shareholder democracy, voting, and other constitutional rights. That was all very useful, Mr. Paraya, but what I would like now is more data on overall performance of DCS and a copy of the October board report, which I know was considering the strategic option facing DCS. Java, certainly I will ask Tosh Monder to send you our summarized integrity report data attached on a spreadsheet. I will also ask the marketing director to send you the board report for October. Thank you very much, Mr. Paraya. ये क्या था, इंटरव्यू आपके कंसल्टेंट और कंपनी के CEO के बीच में। क्वार्टर 5 से हमें शायद यहाँ से कोई पॉइंट नहीं मिला, यहाँ से शायद कंपनी की गवर्नेंस अरेंजमेंट से हमें कोई डाटा मिला था। हमें क्वार्टर 5 अभी फिलहाल अप्लाई करना है, जिसके कुछ पॉइंट हम पहले पेज पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बाकी आगे देखते हैं। So exhibit 3 क्या है, extract of the integrated report data 2012-2015 from the finance director Tosh Monder। 2012, 13, 14, 15 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा है तो सेल रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीजिंग है 2014 तक, उसके बाद डिक्रीज हो गया है। कॉस्ट ऑफ सेल देखी जाए तो इंक्रीजिंग है। जीपी देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है 2014 तक और उसके बाद डिक्रीजिंग है। ओवरहेड एक्सपेंस को देखा जाए तो कंपनी के इंक्रीज हुए 14 तक, उसके बाद डिक्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड फाइनेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। टैक्स एक्सपेंस आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका इंक्रीज हो रहा था लेकिन फिर डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके जो है वो डिक्रीज हो गए हैं। स्टाफ टर्नओवर आपका 4% से टर्नओवर हाई हो गया है 10%। परसेंटेज ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड लेट डबल हो गई है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक नंबर ऑफ ऑर्डर आपके डिक्रीज हो गए हैं। कस्टमर कंप्लेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर एंड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे डिक्रीज हो गई है। इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एज परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू आपकी डिक्रीज हो गई है। R&D एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू हाफ हो गए हैं और कार्बन एमिशन इन केजी पर 1000 सेल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया। ये डाटा सारा का सारा आपका क्या शो कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड्स। इवन ऊपर भी देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, एग्जिबिट 4।
So Exhibit 4, the October board report for DCS company to board of director DCS company, subject strategic overview DCS company from Jules Derby marketing director, dated 12th October 2015. Introduction. This report is based on information obtained from all the executive directors of DCS under several main headings. The report highlights risk, opportunities and the future outlook for DCS. It also focuses on strategy and resource allocation, highlighting a key strategic decision which the board will need to make in the near future. Risk and opportunities. What are the specific risk and opportunities which affect DCS abilities to create value over the short term, medium and long term, and how is the organization dealing with them? तो कंपनी की शायद कोई रिस्क की इंफॉर्मेशन है. By 2014, the international market for data communication components started to saturate and decline. इसलिए 2014 से 15 तक फाइनेंशियल डाटा कंपनी का डाउन चला गया. For the supply and support of contract for specialist IT network management system, we are now finding it increasingly difficult and costly to maintain the required level of network support. It is getting harder to recruit a high caliber staff to DCS. The headquarters of DCS, although a modern site, is in a geographical location which is unattractive for the key personnel to locate to. Our specialists in the system support side of the business are currently overstretched because many key staff have been headhunted or taken early retirement. तो कंपनी के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है वो भी कम होना शुरू हो गया है. मीन लोग जो है वो दूसरी जॉब की तरफ मूव हो रहे हैं या फिर रिटायरमेंट एज की तरफ चले गए हैं. आपके पास शायद रिप्लेस करने वाले लोग नहीं है, सक्सेशन प्लानिंग नहीं है. Lenders have until recently been quite willing to lend DCS additional long-term funds for competitive interest rate, but are now tightening their credit lines to the company and placing covenants to us to keep financial gearing within acceptable limits. क्यों हमने ऊपर पढ़ा? क्या रिसेशन भी चल रहा है, इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है और कुछ वैसे भी आपकी इंटरनेशनल सेल कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी मीन हालत भी पतली है. इसलिए लैंडर थोड़ा अब हेजिटेट कर रहे हैं टू प्रोवाइड यू फंड्स. They are also increasing their interest rates to compensate for additional financial risk. It is unlikely that any future growth or investment can be financed from further debt, and we would need to use our considerable cash reserve or utilize internally generated funds. Currently, DCS has a geared cost of equity capital of 12%. कोई क्वार्टर 5 फोर्सेस की बातें शायद नहीं थी. Future outlook. What challenges and uncertainties in DCS likely to encounter in pursuing its strategy, and what are the potential implications for its business model and future performance? इन challenges क्या हैं, future में क्या मसले हैं? DCS currently manufacture approximately 50% of all data communication components used in its own product. The rest of the complete component, including semiconductor and microprocessor, are bought in from two multinational global supplier. तो आदि प्रोडक्ट्स आपको सप्लायर से बाय करना पड़ती हैं. तो यहाँ पे सप्लायर पावर जो है वो शायद क्या है, स्ट्रॉन्ग है. क्यों? एक तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में उनके पास ऑप्शन है. तो कभी भी सप्लाई शॉर्ट होने से, डिले होने से या प्राइस बढ़ने से आपकी पोजीशन अफेक्ट हो सकती है. These suppliers have since 2006 become the key players in the market through a succession of acquisition and mergers. Where previously there were many more suppliers, or suppliers have become, all with a much smaller market share. Recently, serious production problems have resulted from periodic component shortages from these key suppliers, creating significant delays in manufacturing, assembling and customer deliveries. तो फ्यूचर में इस तरह के और इश्यूज आपकी पोजीशन को वीक कर सकते हैं. क्यों? आपके पास शायद और ऑप्शन भी नहीं है. सप्लायर पावर. One of our recently acquired original equipment manufacturer customer account for 40% of our sale in this area. तो ये कौन है? एक मेजर कस्टमर है. तो सूरत में क्या हुआ, कस्टमर बार्गेनिंग पावर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है.
क्यों, हमारा मेजर कस्टमर है, तो इसके लूज होने से पोजीशन सवेली इफेक्ट हो सकती है। सो पहले पेज में हमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बैरियर, कंपैटिटिव राइवरी, सब्स्टिट्यूट के पॉइंट मिले थे। अब आके सप्लायर बार्गेनिंग पावर और कस्टमर बार्गेनिंग पावर का पॉइंट हमें मिल गया। Marketing forecast for 2016 and beyond indicate a stronger growth from the supply and sales support for IT specialist IT management services to currently installed in the domestic financial sector, rather than from the manufacture of components to original equipment manufacturers or for the installation of new networks to large companies. The other potential growth area is in providing cloud computing and big data analytics capabilities to the SME sector. Including DCS, there are currently only 3 companies which provide these specialist services in Pyradin. तो ये threat of substitute हमने बात की, बिग डाटा एनालिटिक्स या क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ कस्टमर जो है वो मूव हो रहे हैं, और अगर थोड़े से और मूव होते हैं तो उससे पोजीशन हमारी वीक हो सकती है अगर कंपनी इन चीज़ों को इनोवेट या अडॉप्ट नहीं करती तो। Strategy and resource allocation. Where does DCS want to go and how does it intends to get there? As Executive Director, we need an appropriate strategy for the next 3 or 5 years. On current trend, we are looking at approximately a 10% year-on-year decline in our revenue for the next 3 years. Next 3 years में क्या है, 10% सेल में डिक्लाइन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्यों, शायद रिसेशन चल रहा है। At this forthcoming board meeting, we need to discuss and decide on the best strategy for us as a company. We need to decide between 2 strategies. Do we realign the business to make it less reliant on the high volume, low margin component segment and reallocate resources from the data communication segment into this higher added value sector of network management and support? मेन कंपनी 2 चीज़ों में ऑपरेट कर रही है, एक कंपोनेंट्स में और एक सिस्टम और सपोर्ट में। तो कंपनी क्या सोच रही है कि हम सिस्टम और सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कंपोनेंट्स। 2 कंपनी की 65% आउट ऑफ टोटल सेल कंपोनेंट से होती है। To do this, we will need to further exploit technology such as cloud computing and in particular big data analytics, which seem to offer lower cost data storage, better understanding of consumer preferences, and ability to develop more bespoke product and services. Alternatively, such should we refocus on our core capability in data communication components manufacturing area, where we have such expertise, experience, and where most of our turnover is currently generated. मीन क्या करना चाहिए, आइदर सिस्टम सपोर्ट में जाना चाहिए या फिर अपने मेन एरिया पे ही फोकस करना चाहिए। तो ये कंपनी के आगे के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। और बिग डाटा एनालिटिक्स उसने बता दिया जी किस लिए यूज़ होता है, उसके कुछ फ़ायदे बता दिए कि इससे लो कॉस्ट डाटा स्टोरेज प्रोवाइड होती है, इससे अंडरस्टैंडिंग होती है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की, और इससे डेवलप होते हैं मोर bespoke प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कंक्लूजन। So the DCS board should now evaluate the risk and opportunities and take a key decision. DCS also need to consider how it will implement its chosen strategy and how it will finance it. See further information below. So कंपनी चूज करने जा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। आइदर कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या सिस्टम एंड सपोर्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए। In forecast tangible benefits and costs resulting from various potential scenarios. In 2015, we have estimated that the net cash contribution from the data communication component segment of the business is $1.55 million, and the net cash contribution from the network supply and support is $0.85 million. Mainly आपको कहाँ से जनरेट हो रहा है, कंपोनेंट्स की सेल से $1.55 मिलियन, हाँ 0.85 आपको सिस्टम और सपोर्ट से मिलता है। 2015 की बात हो रही है। These are after interest and tax. The expectation is that total cash flow contribution will continue to decline by about 10% each year if we do nothing. अगर कंपनी कुछ नहीं करती तो कंपनी का रेवेन्यू नेक्स्ट 3 इयर्स में 10% से डिक्लाइन करेगा।
टोटल कितना बनता है 1.55 प्लस 0.85 देखा जाए तो 2.4 मिलियन डॉलर। रीफोकस स्ट्रैटेजी, रीअलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें इनकी दो स्ट्रैटेजीज है। रीफोकस क्या है, वी कैन इंप्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी बाय रीऑर्गेनाइजिंग आवर सेल एंड सपोर्ट टीम, making manufacturing cost efficiencies and targeting our data communication components customer more effectively. If we are successful, we estimated that we can at least maintain the total cash contribution of DCSE at current level of $2.4 million for the next 3 years. रीफोकस मीन के अपना मेन जो बिजनेस है कंपोनेंट्स, उसी में ही हम थोड़ी सी कॉस्ट एफिशिएंसी लाएं, इसी को ही फोकस करें थोड़ा और, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू 2.4 मिलियन डॉलर नेक्स्ट 3 इयर्स तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं ये करते तो फिर अल्टीमेटली 10% से डाउन जाएगा। रीअलाइनमेंट स्ट्रेटजी क्या है, विद द रीअलाइनमेंट ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द नेटवर्क सप्लाई एंड सपोर्ट सेगमेंट, मीन फोकस किया जाए ज्यादा किस पे, सिस्टम एंड सपोर्ट पे। The net cash contribution from the communication component sector is forecast to be declined by 10% per year for the following 3 years. कि उस पे फोकस नहीं करेंगे, सिस्टम और सपोर्ट पे करेंगे, तो कंपोनेंट्स का जो है वो रेवेन्यू 10% से डिक्लाइन करेगा। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नेट कैश कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नेटवर्क एंड IT सिस्टम सपोर्ट बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंडर एनी ऑफ आर assumption. Forecast annual fixed cost and working capital saving from the decline in the data communication manufacturing area are expected to be $0.35 million from general cost and will also result in annual carbon tax cost saving of $0.15 million. मीन अगर हम इस सिस्टम में जाते हैं रीअलाइनमेंट स्ट्रैटेजी में, तो वहां पे क्या होगा जी, कंपोनेंट्स की सूरत में कोई कॉस्ट सेविंग हमें मिलेगी 0.35 मिलियन की, और साथ ऑब्वियसली कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो वहां से हमारा जो कार्बन टैक्स कॉस्ट सेविंग है वो भी 0.15 मिलियन की मिलेगी, गिविंग अ टोटल सेविंग ऑफ $500,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स 2016 to 2018. Note that these forecast savings are independent of which growth forecast below emerges. Table 1 below shows the projected growth in the cash flow from the network supply and support segment in the next 3 years. The additional fixed cost of this investment and the total saving to be made in the data communication domain should the realign and additional investment taking place. अगर इस स्ट्रैटेजी पे जाते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन भी है। Alternate growth forecast for DCS company under the realignment strategy. Realignment strategy and probability for the growth. Probabilities दी गई हैं। Forecast annual increase in cash मीन जो फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट देगी, और forecast annual saving from decline in data communication segment, तो सूरत में क्या आएगा, तो ये additional cash contribution from the network support business will grow 25% each year for the next 3 years. फ्रॉम द 2014 लेवल 25% से जो है वो इंक्रीज होगा रेवेन्यू किसका, सिस्टम और सपोर्ट का, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%। हाँ, उसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा $0.75 मिलियन का इंक्रीमेंट, और कोई आपके पास -$0.5 मिलियन की वही जो सेविंग होनी थी कॉस्ट की सूरत में, ये वाली ये आपको मिलेंगी। नहीं, ग्रो होगा रेवेन्यू सिस्टम सपोर्ट का 15% से नेक्स्ट 3 इयर्स में, जिसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, लेकिन वहां से जो एक्स्ट्रा आपको इंक्रीमेंट कैश मिलेगा वो इतना है, और साथ सेविंग इतनी होगी। नहीं, 10% ग्रो होगा सिस्टम और सपोर्ट का रेवेन्यू, जिसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, लेकिन वहां से जो फोरकास्ट एनुअल इंक्रीज इन कैश फिक्स कॉस्ट वो $0.25 मिलियन है, और सेविंग आपको कितनी मिलेगी, $0.5 मिलियन की ही। ये क्या था हमारे पास, कंपनी की जो दो स्ट्रैटेजी कंपनी चूज कर सकती है, उनसे कुछ कैलकुलेशन और डाटा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। So exhibit 5, an evaluation of strategy choice facing DCS company. वही जो दो चॉइसेस हैं उनकी इवैल्यूएशन शायद फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर की गई है।
You asked your colleague Freddie Lithium to evaluate the alternative strategies based on the information contained in the October board report. Freddie has now given you his work in the spreadsheet below. Strategy evaluation for DCS using a payback method. Strategy 1, refocus strategy 2015, 16, 17, 18. With the total cash contribution maintained, data component से 1.55 और नेटवर्क सप्लाई एंड सपोर्ट से 0.85, टोटल कितना बना 2.4 एवरी ईयर। अगर आप पहली स्ट्रैटेजी रीफोकस पे चलते हो, मीन कंपोनेंट्स के अंदर ही कोई कॉस्ट एफिशिएंसी लाते हो, तो उससे आप 2.4 मिलियन नेक्स्ट ईयर्स में मेंटेन रख सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? रीअलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप ज्यादा फोकस करोगे किस पे? सिस्टम और सपोर्ट पे। तो वहां पे वो कहता है जी कि नेटवर्क सप्लाई एंड सपोर्ट पे फोकस करते हुए 0.85 मिलियन का रेवेन्यू है, 25% ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी 60% है, 15% ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी 30% है, 10% ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी 10% है। तो उसने क्या निकाला जी? 0.85 का 25% ग्रोथ जो है वो करके निकाल लिया। हमारे पास ये एक फिगर आ गई 1.063। कैसे निकाली आपने? 0.85 है आपके पास इंटू 1.25 आपने किया, तो आपके पास ये फिगर आ गई क्या? 1.063। फिर 25% इस फिगर पे आपने चार्ज किया किस पे? 1.063 पे इंटू 1.25 किया, मीन 25% ग्रोथ के साथ, तो आपके पास आ गया 1.328। मीन 25% ग्रोथ के साथ उसने तीनों फिगर निकाली। फिर आपने क्या किया? 15% ग्रोथ के साथ ये फिगर निकाली। कैसे? 0.85 इंटू 1.15 किया, तो आपके पास क्या आ गया? 0.978। उसमें फिर 1.15 आपने मल्टीप्लाई किया तो 1.124। इस 1.124 में आपने 1.15 मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास क्या? 1.293। फिर 0.85 को 10% ग्रोथ के साथ निकाला, 0.85 इंटू 1.10 किया तो आपके पास आ गया 0.935 ये वाला। इस 0.935 में आपने इंटू 1.10 किया, मीन 10% इंक्रीज किया तो 1.029। इसमें इसका 10% इंक्रीज किया तो आपके पास आ गया 1.131। मीन आपने ग्रोथ के अकॉर्डिंगली फ्यूचर की सेल निकालनी। लेकिन साथ क्या है? प्रोबेबिलिटीज भी हैं, तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। कैसे? ये 1.024 कैसे निकला? ये पहले साल का आपने निकाला। कैसे? 1.063 इंटू 0.60 प्लस 0.978 इंटू 0.30 प्लस 0.935 इंटू 0.1। तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन ईवी पहले साल की 1.024। और इस तरह से आपने क्या किया? दूसरे साल की ईवी निकाल ली, इसकी तरह आपने तीसरे साल की ईवी निकाल ली, और तीनों ईवी पॉजिटिव आ रही है। डाटा कम्युनिकेशन में अगर हम जाते हैं जी, डाटा कम्युनिकेशन का हमने कहा जी कि अगर हम रीअलाइनमेंट स्ट्रैटेजी में जाते हैं तो उसकी सेल 10% से डिक्लाइन होंगी। क्या ख्याल है? तो 1.155 हमें मिल रहा था किससे? इससे कंपोनेंट से, तो इसकी सेल 10% डिक्लाइन जाएंगी नेक्स्ट ईयर्स में। तो डिक्लाइन करके आपने क्या किया? 1.55 इंटू 0.9 कर दिया, मीन 90% मिलेगा तो आ गया 1.395। उसका इंटू 0.9 किया तो ये आ गया, इसका इंटू 0.9 किया तो ये आ गया। और टोटल कैश कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गया कहाँ से? नंबर 2 मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी ये वाली, और नंबर 3 जो ये वाली आपने निकाली, इनको ऐड किया तो दोनों से आपको जो है वो टोटल कैश कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट ईयर्स में ये नजर आ रहा है। इंक्रीमेंटल कैश कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने देखा जी कि स्ट्रैटेजी जो रीअलाइन है वहां से ये मिल रहा है, और स्ट्रैटेजी जो रीफोकस थी वहां से ये जो मिल रहा है। तो 2.419 माइनस 2.4 किया तो ये आपके पास इंक्रीमेंटल आ गया, जो आपको रीअलाइनमेंट की सूरत में मिल रहा है, रीफोकस में नहीं मिलेगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। उसके बाद आगे एडिशनल एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। कहता है जी नेटवर्क सप्लाई एंड सपोर्ट 0.85 मिलियन आपको रेवेन्यू देगा, ग्रोथ रेट ये हैं, और यहाँ से आपने पीछे देखा था कि एडिशनल जो आपको कैश मिलेगा वो कितना मिलेगा? एक्सपेक्टेड 0.75, 0.45, 0.25 पिछली वर्कशीट से हमने देखा।
प्रोबेबिलिटी ये हैं, तो क्या किया आपने 0.75 का क्या किया इंटू 0.25 1.25 किया, तो आपके पास ये आ गया। क्या ख्याल है? उसके बाद आपने 0.45 का 15% निकाला और ये आपने जो है 25% सॉरी उसके अकॉर्डिंगली आपने ले लिया, किसके अकॉर्डिंगली 0.75 का 60% के अकॉर्डिंगली आपने ले लिया प्रोबेबिलिटी, और 0.45 का 30% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और 0.25 का 10% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। उसके बाद वो कहते हैं जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकी एडिशन आ गई हमारे पास इतनी। क्या ख्याल है? और उसके बाद हम आगे कहां पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आई, कॉस्ट कैश फिक्स कॉस्ट सेविंग आपको इतनी मिल रही थी तीनों से 500,000 और नेट एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई दिस माइनस दिस इतनी। इंक्रीमेंटल कैश कंट्रीब्यूशन उसने कहा जी स्ट्रैटेजी 2 में क्या है आपके पास 5 से जो मिला था यहां से ये वाला वो आपने फिगर ली, और इंक्रीमेंटल कैश फिक्स कॉस्ट आपने जो है वो निकाल ली 8, कैसे दिस माइनस दिस, तो आपके पास ये आ गई फिगर। और इंक्रीमेंटल नेट कैश कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्ट्रैटेजी 2 कंपेयर्ड विद स्ट्रैटेजी 1 जो है वो उसने कहा जी कि ये है, और यहाँ से उसने कोई क्यूमुलेटिव पे बैक पीरियड निकाल लिया 2 years and 11 months। ये 2 years और 11 months में जो है वो इसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी पे बैक होगी। ये सारी कंपनी की कैलकुलेशन है, हमने नहीं की, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि कैलकुलेशन की कैसे गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या डाटा हमारे पास। So exhibit 6 notes from the middle management focus group meeting. Notes from the middle management focus group meeting. Having read the integrated reporting data and studying the transcript of the conversation you had with Java Pariah, you needed more background information about some of the key issues which had come to your attention. You therefore invited a representative team of middle managers to a focus group meeting and asked them for key questions from which the following comments were noted. Notes from the middle management focus group meeting. जहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ रिप्रेजेंटेटिव टीम ऑफ मिडल मैनेजमेंट से। कोर्स 1 फ्रॉम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन द फाइनेंस डायरेक्टरेट। When undertaking capital investment appraisal, we have a strict policy of evaluating investment or projects over a maximum of 3 years and to ignore cash flow beyond that date. मीन 3 साल से ज़्यादा पे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट आपको रिलाइनमेंट वाली स्ट्रैटेजी से कितनी, कोई 2 years पे बैक पीरियड में मिल रही थी चीज़ें। To ensure that any investment we make must pay back within that time period, this ensures that we do not accept unviable projects. मीन 3 साल का पे बैक पीरियड कंपनी कंसीडर करती है, तो वो 2 years and 11 months within 3 years आ रहा है। Quote 2 from an engineer in the network supply division, what really annoys me is the fact that in 2011 the CEO and HR director introduced an annual staff survey. Although they promised anonymity, the survey required us to give details of our age, ethnicity, length of service, and the department in which we are employed. I was called to a meeting last year by the production manager who implicitly threatened me and made comments such as, if you don't like working here, why don't look for another job? तो कंपनी कोई स्टाफ सर्वे कर रही है और एनोनिमिटी उसमें प्रॉमिस किया गया है कि सीगा राज में रखा जाएगा बातों को, नाम को, लेकिन उसमें साथ मांगी जा रही है डिटेल भी, आपकी एज, एथनिसिटी, लेंथ ऑफ सर्विस एंड डिपार्टमेंट किससे आप बिलोंग करते हो। और अगर जब इतनी चीज़ें मांगी जा रही फिर तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आप एम्प्लॉय है जिसने सर्वे दिया। और कहता है जी कि मुझे जो है एचआर डायरेक्टर एक एम्प्लॉय कहता है जी कि मुझे जो है वो बुलाया गया और बुला के क्या कहा गया,
इफ यू डोंट लाइक वर्किंग हेयर व्हाई डू नॉट लुक फॉर अनदर जॉब। मीन वो सर्वे को शायद उन्होंने पकड़ के इसको थ्रेटन करने की कोशिश किया। इट वॉज मेड वेरी क्लियर टू मी दैट दिस मीटिंग वॉज प्राइवेट एंड वॉज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल के खबरदार बाहर किसी को बताया तो। I was not permitted to discuss the existence or outcome of these meetings with other members of staff or there would be consequences। तो भैया आपको फिर मेरे ख्याल से कंपनी को ये एम्प्लॉय सर्वे तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव तो अपने मीट नहीं हुआ। क्यों? आपने सर्वे लेना है सिर्फ इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि इम्प्रूव कर सको, रादर देन कोई एम्प्लॉय अगर इश्यूज बताता है तो उसे थ्रेटन करना शुरू कर दो। क्या ख्याल है? गलत बात है ये तो। Course 3 from technician in the data communication components division. I felt that staff satisfaction survey was designed in a way which dissuaded negative feedback and key issues known to be of concern to staff obtained from the informal grapevine were deliberately omitted from the survey questions. In addition, the way the results were presented by managers and the visual graphics used seemed to play down the negative feedback and concentrated only on the positive factors। मीन जो नेगेटिव फीडबैक वाले पॉइंट थे उनको इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स को देखा गया। फॉर एग्जाम्पल, emphasis was made of how well staff regarded their own performance and that of their team members, which seemed to have a more favorable feedback compared with the questions about confidence in the leadership of the company। I don't think this presented the true picture of our feeling। हाँ, तो इसकी बेस पर भी अगर आपने पॉजिटिव पॉइंट लेने हैं तो उसकी बेस पर भी आप फीडबैक का जो मेन पर्पस है वो अचीव नहीं कर पाए। Quote 4 from a sales support engineer, we are rushed off our feet due to key staff leaving। Our sales area are getting larger and it is difficult to get around to all our customers। This means we have difficulty getting our orders in on time and are often late to appointments। क्या कह रहा है सेल्स सपोर्ट इंजीनियर? We are rushed out of our feet due to the key staff leaving। Our sales area are getting larger and it is difficult to get around to all our customers। This means we have difficulty getting our orders in on time and are often late to appointments। Although sale productivity might be improving because fewer of us are covering a greater geographical area, customers are not as satisfied as they used to be and are making more complaints। कंप्लेंट्स कंपनी की कस्टमर की इंक्रीज हो रही है, जो हमने एक इंडिकेटिव रिपोर्ट में भी देखा था। स्टाफ भी कंपनी का नंबर में कम हो रहा है। क्यों? स्टाफ लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। क्यों? सेटिस्फेक्शन शायद नहीं है। After this meeting, you went back to your office and scheduled a meeting in the following week with Danny and Freddie to start preparing the consultancy report finding for DCS। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो गया? एंड हो गया। अब अगर हम जाएं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उनकी तरफ अगर हम वापस जाएं, पहली रिक्वायरमेंट जो थी हमारी, पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई। कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें मिली। एग्जिबिट 1 में कंपनी का ओवरव्यू, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिपोर्ट, बिजनेस मॉडल। एग्जिबिट 2 में हमें इंटरव्यू जावा पर आया और आपके बीच में डिटेल मिली। एग्जिबिट 3 में फाइनेंशियल और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का डाटा मिला। एग्जिबिट 4 में अक्टूबर बोर्ड रिपोर्ट का हमें डाटा मिला। एग्जिबिट 5 में हमें 2 स्ट्रेटेजिक ऑप्शन से रिलेटेड डाटा मिला और एग्जिबिट 6 में हमें डाटा मिला किस चीज़ का? डिफरेंट इंफॉर्मेशन मीटिंग मिनट्स की। रिक्वायरमेंट A1 क्या किया? पोर्टर 5-4C, तो हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लिख दिया। क्या ख्याल है? जहाँ पे मेनली बैरियर थे दो, एक लेजिस्लेशन जो है वो डाउन हो रहे थे और इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हमने लिख दिया कि आप कंपोनेंट और सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स की तरफ भी कस्टमर मूव हो रहा है और अगर कंपनी इसको अडॉप्ट नहीं करती या इनोवेशन नहीं लाती अपने सिस्टम सपोर्ट में तो कस्टमर लूज होने से पोजीशन वीक हो सकती है। बार्गेनिंग पावर सप्लायर भी हमें मिल गई, इसमें लेबर बार्गेनिंग पावर भी हाई है क्यों? ट्रेड यूनियन के साथ है। और सप्लायर जो है वो क्या है? लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और मर्ज करके बने हैं, तो हमारे पास शायद अदर ऑप्शन भी नहीं है, तो ये हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं सप्लायर्स डिलेज करके या प्राइस इंक्रीज करके।
बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में हमें पता चल गई कि कस्टमर हमारा एक 40% है जिसको हमारी सेल जाती हैं, तो उसके लूज होने से हमारी पोजीशन सेवेरली इफेक्ट हो सकती है अगर हम उसकी डिमांड्स को मीट नहीं करेंगे। तो कंपैरेटिव राइवलरी हमें पता चल गया कि क्या है, हमारे पास जस्ट 1% मार्केट शेयर है, 99% अदर के पास है। तो अगर थोड़ा सा और वो कुछ इनोवेटिव मॉडल के ऊपर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारी पोजीशन वीक हो सकती है, स्पेशली 65% हमारा रेवेन्यू जो कंपोनेंट से आ रहा है। ये 15 नंबर का आप पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल अप्लाई करोगे। ये अटेम्प्ट करने के बाद हम रीड करेंगे रिक्वायरमेंट 2 क्या है। और रिक्वायरमेंट 2 है फॉर 12 मार्क्स। क्या कहता है, एन इवैल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ DCS कंपनी बिटवीन 2012 एंड 2015 फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव। क्या करना है, कंपनी की आपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, लेकिन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव में। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स में दिस मीन कुछ 6 कैपिटल्स हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में पढ़े हुए थे, तो हमने उनके अकॉर्डिंगली बातें करनी है कि कंपनी इन कैपिटल्स को मीट कर रही है नहीं कर रही। प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इवैल्यूएशन स्किल्स रिलेटिंग टू DCS कंपनीज एनवायरमेंटल एंड परफॉर्मेंस। मीन इसमें आप कैसे डिफरेंट रेशियोज को, डिफरेंट बातों को कैसे रिलेट करते हो, डिस्कशन करते हो, उसके 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। तो चलते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का जो डाटा हमारे पास है उसको पकड़ के इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। क्या ख्याल है, 6 कैपिटल के अंदर। तो एग्जिबिट 3 में शायद हमारे पास था डाटा ये। यस, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है इसके ऊपर बातें। और 6 कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 कैपिटल्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसमें एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक ह्यूमन कैपिटल है, एक मैन्युफैक्चर कैपिटल है, एक और क्या सोशल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है और नेचुरल कैपिटल। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे, 6 कैपिटल के बारे में हमने अब बातें करनी है बारी बारी। तो पहले फाइनेंशियल कैपिटल की अगर हम बात करें, जिसमें हम क्या देखेंगे, कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, कंपनी के जीपी मार्जिन को देखा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ठीक है ग्रोथ में था, फ्रॉम 12 टू 13 भी, 13 टू 14 भी, लेकिन 14 से 15 क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। तो एक तो ये पॉइंट हम सेल की बात कर सकते हैं इसके अंदर। क्या ख्याल है, जिसमें कंपनी अपना कस्टमर लूज कर रही है, और अगर इस तरह लूज करती रही तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की वीक होने से पोजीशन वीक हो सकती है। उसके बाद जीपी मार्जिन हम निकाल सकते हैं कंपनी के। क्या ख्याल है, जीपी दिए गए हैं तो जीपी मार्जिन हम 4 सालों के निकालेंगे। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का जीपी मार्जिन जो है वो भी डाउन हो रहा होगा। सो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे हम इसमें, और जीपी मार्जिन की बात करेंगे जो 4 सालों का डाउन हो रहा होगा। दिस मीन कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही, स्पेशली फिक्स कॉस्ट को, और ये कंपनी की पोजीशन को वीक कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का शायद नेट प्रॉफिट भी दिया गया है हमारे पास, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हम जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर आप देखोगे तो वो भी कंपनी का डिक्लाइनिंग हो रहा होगा, और अच्छा खासा डिक्लाइन हो चुका होगा। इनफैक्ट यहाँ पे शायद कोई 11% था और यहाँ पे 2% हो गया। दिस मीन अपनी कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही डिस्पाइट डिक्रीजिंग सेल, और ये कंपनी के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम एक और भी इसमें चीज डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेस्ट कवर रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी दी गई है, और ये भी आप देखोगे कि इंटरेस्ट कवर रेशियो भी कंपनी की डाउन हो जाएगी। दिस मीन कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस कॉस्ट को प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही एज कंपेयर टू रेवेन्यू।
तो ये कुछ 4 बातें हम करेंगे कि इसके अंदर फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर, ठीक हो गया। फिर हम चले जाएंगे किस तरफ, ह्यूमन कैपिटल की तरफ। और ह्यूमन कैपिटल में अगर हम देखें तो कंपनी का ह्यूमन कैपिटल में पहली बात तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी के डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? शायद कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, इवन स्टाफ शॉर्टेज होने के बावजूद आपकी सेल भी इफेक्ट हो रही है। दूसरा हम इसमें देखेंगे रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए गए हैं और आपके पास सेल्स रेवेन्यू भी दिया गया है, तो आप रेवेन्यू पर एम्प्लॉय निकाल सकते हो। और सेल्स रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर आप देखोगे तो 2012 से 2015 तक आपका इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन वो इंक्रीज होने के बावजूद आप अपने जो है वो एम्प्लॉयज और नहीं रख रहे, तो ये चीज भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ट्रेनिंग की बात की गई ह्यूमन एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर की भी आप बात कर सकते हो कि जो क्या है डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीजिंग क्या शो कर रहा है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, और शायद इसी वजह से आपका स्टाफ टर्नओवर क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो ये बातें भी की जा सकती हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर। क्या ख्याल है? स्टाफ टर्नओवर की बात करेंगे, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की बात करेंगे, और हम बात कर देंगे किसकी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर की। साथ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें मैन्युफैक्चर कैपिटल में अगर कंपनी का देखें आप, तो मैन्युफैक्चर कैपिटल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट है एज कम्पेयर टू सेल रेवेन्यू, वो डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मीन आप नए एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मीन इस सेक्टर में भी कंपनी जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसी वजह से शायद आपका रेवेन्यू जो है वो भी कम हो रहा है। R&D में भी आप खर्चा नहीं कर रहे, एसेट में भी नहीं कर रहे, तो ये कंपनी का सर्वाइवल डिफिकल्ट कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल कैपिटल की, सोसाइटी का बेस्ट देखना है तो सोशल कैपिटल में सोसाइटी में स्टेक होल्डर आते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली कस्टमर की आप बात करोगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर, एग्जिस्टिंग ऑर्डर, कंप्लेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, दिस मीन कंपनी कस्टमर का ख्याल नहीं कर रही। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो दिस मीन कंपनी एम्प्लॉय का ख्याल भी नहीं कर रही, और साथ सोसाइटी का भी ख्याल नहीं कर रही, क्यों, पॉल्यूशन भी कर रही है। तो ये बातें की जा सकती हैं कि इसमें सोशल कैपिटल में। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करें तो R&D आपका कम हो रहा है, यहाँ से कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही, और नंबर ऑफ स्टाफ भी आपका कम हो रहा है, जिसमें शायद कोई साइंटिस्ट भी कम हो रहे होंगे, तो ये चीज़ भी कंपनी फोकस करने में फेल हो गई है। और उसके बाद पीछे बच जाएगा क्या, नेचुरल कैपिटल। और नेचुरल कैपिटल में हम क्या बात करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स जो कंपनी के नेगेटिव हो गए हैं। कितने नेगेटिव हो गए हैं कि आप 60% पर 1000 सेल रेवेन्यू की बजाय कहाँ पे आगे हो, 80, मीन ओवर द पास्ट 4 ईयर्स कोई अबाउट 25% इंक्रीज शायद आ गया है इसे। क्या ख्याल है? ये चीज भी आपको क्या कर रही है, एडवर्सली इफेक्ट करेगी, क्यों, इसकी बेस पर आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और वो टैक्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है किसी भी एक कैपिटल की सूरत में, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे ह्यूमन है, चाहे मैन्युफैक्चर है, चाहे सोशल, चाहे इंटेलेक्चुअल और चाहे नेचुरल। क्या ख्याल है? 12 नंबर के लिए आंसर देना है, साथ इसके 4 प्रोफेशनल मार्क्स भी हैं, और बड़ा अच्छा आंसर जो है वो एंड पे दिया गया है, तो इसे प्लीज एक दफा रीड करके इसे अटेम्प्ट करना है। क्या ख्याल है? चलिए आगे। चलिए अब रिक्वायरमेंट A1 हमने कर ली, रिक्वायरमेंट A2 हमने कर ली। अब देखते हैं और हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ तक 15 प्लस 16 31 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया। रिक्वायरमेंट B है हमारे पास फॉर 12 मार्क्स, जिसमें 2 प्रोफेशनल मार्क्स है। क्या कहता है, You are now reviewing the transcript of the interview you held with Java Peraya, the CEO of DCS company, and you identify some key weaknesses relating to the governance of DCS company, which you want to include in the consultancy report. हाँ, governance के हमें issues काफी सारे पता चले। Explain the key weaknesses of the current governance structure of DCS company. Weaknesses आपने बतानी है governance structure में क्या है, since it became a publicly limited company. रिकमेंडिंग हाउ दे शुड बी एड्रेस्ड, और साथ आपने रिकमेंडेशन भी देनी है।
Professional skills marks are available for demonstrating skepticism skills in identifying key weaknesses from the given information. मीन साथ आपको 2 प्रोफेशनल मार्क्स भी दिए गए हैं कि आप कैसे वीकनेसेस को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हो। कितने मार्क्स हैं? 12। दिस मीन अगर हम कोई 6 वीकनेसेस 2-2 नंबर के लिए विद रिकमेंडेशन बता दें तो 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्या ख्याल है? तो एक तो सेपरेशन ऑफ रोल मीन सेपरेट चेयरमैन और सीईओ की बात की जा सकती है। सेपरेशन ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन के एक ही पर्सन है तो उसके पास क्या है? डोमिनेंस है, अनफेटर्ड पावर्स ऑफ डिसीजन है, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनी को मैनेज करना शुरू कर देगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि 2 सेपरेट लोग होने चाहिए, डोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कंपनी शुड अपॉइंट एन अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज ए चेयरमैन। सेपरेट नहीं करना रोल, नहीं, कंपनी शुड अपॉइंट एन अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज ए चेयरमैन। क्या ख्याल है? फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? बोर्ड जो है वो बैलेंस नहीं है। बोर्ड बैलेंस नहीं है मेन इशू है किस चीज का? इंडिपेंडेंस का। क्यों? एक नॉन एग्जीक्यूटिव और बाकी 4-5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो क्या करना चाहिए? इससे कंपनी की इंडिपेंडेंस वॉइस जो है वो जनरेट नहीं होगी, शॉर्ट टर्मिज्म सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रैटेजीज प्रॉपर्ली चैलेंज नहीं होंगी। तो क्या करना चाहिए? कंपनी शुड अपॉइंट अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू बैलेंस द बोर्ड। क्या ख्याल है? फिर आपके पास जो है वो ऑडिट कमेटी, हमने देखा कि ऑडिट कमेटी जो है वो अफेक्टिव नहीं है। ऑडिट कमेटी क्या है? इनअफेक्टिव है। कैसे? कि उसमें जो लोग हैं वो कंप्लायंस का नॉलेज रखने वाले हैं, रेगुलेशन का नॉलेज रखने वाले हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाला बंदा नहीं है। क्यों? ऑडिट कमेटी का काम होता है टू ओवरसी फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के काम को भी चेक करना है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी वैल्यूएट करना है। तो क्या करना चाहिए? कंपनी को अपॉइंट करने चाहिए सम न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद फाइनेंशियल नॉलेज टू मेक एन इफेक्टिव ऑडिट कमेटी। क्या ख्याल है? फिर कंपनी के पास क्या है? नॉमिनेशन कमेटी भी नहीं है। और नॉमिनेशन कमेटी नहीं है तो सूरत में जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रही है, वो चेयरमैन खुद कर रहा है और उसकी डोमिनेंस भी है। तो अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए यस मैन अपॉइंट करेगा, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? कंपनी को मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक नॉमिनेशन कमेटी स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि अपॉइंटमेंट उसके थ्रू हो, सक्सेशन प्लानिंग भी उसके थ्रू। फिर हम बात करेंगे किस चीज की? रेम्यूनरेशन की। और रेम्यूनरेशन के लिए एक तो आपके पास रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं है, ये मसला है, और दूसरा आप क्या कर रहे हो? रेम्यूनरेशन में रिवॉर्ड पैकेज भी इफेक्टिव नहीं दे रहे, सिर्फ फिक्स्ड एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हो, वेरिएबल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस है ही नहीं। क्या ख्याल है? बोनस नहीं है तो पर्सनल परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प नहीं मिलेगी। इंडिपेंडेंट रेम्यूनरेशन पॉलिसी सेट नहीं होगी अगर कमेटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कंपनी को फॉर्म करनी चाहिए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कमेटी टू फॉर्मली क्या? सेटिंग रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड आ गुड रिवॉर्ड पैकेज, आ बैलेंस रिवॉर्ड पैकेज। फिर आप कहोगे जी कंपनी के अंदर रिस्क कमेटी भी नहीं है और बिजनेस रिस्क जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क भी आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इनको मैनेज करने के लिए एक सेपरेट कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेपरेट कमेटी नहीं है तो रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होंगे, और मैनेज नहीं हुए तो उससे बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, सर्वाइवल अफेक्ट हो सकता है, रेपुटेशन अफेक्ट हो सकती है, बिजनेस बैन भी हो सकता है। तो कंप्लायंस विद कार्बन लॉज जो है, एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करने के लिए क्या होनी चाहिए? कि रिस्क कमेटी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस सारे तरह के रिस्क आइडेंटिफाई करके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन करने में हेल्प दे। क्या ख्याल है? ये की बातें की जा सकती। एक और भी पॉइंट था शायद, शेयर होल्डर या अदर स्टेक होल्डर लाइक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के साथ कंपनी जो है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रही, मीन डायलॉग ऑन बेसिस रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही। तो इससे ये लोग अनसेटिस्फाई होके अगर कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो उसमें कंपनी इफेक्ट हो सकती है। एज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कंपनी को क्या करना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे डायलॉग क्रिएट करना चाहिए विद शेयर होल्डर एज वेल एज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। क्या ख्याल है? कुछ बातें की जा सकती हैं 12 मार्क्स के लिए, और यो मिला के 31 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15 31,
और 14 ये मार्क्स कितने हो गए आपके पास, शायद 45 मार्क्स का पेपर यहाँ तक कवर हो जाता है। 31 प्लस 14 31 प्लस 14 35 45 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो मूव होते हैं नेक्स्ट क्या पार्ट है हमारे पास और उनको देखते हैं।